हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में और आज हमारा आदिकाल समाप्त भी हो जाएगा। कल से हम लोग शुरू करेंगे भक्ति काल के बारे में। सबसे पहले है अमीर खुसरो की रचनाएं। आवाज ए खुसरवी, आशिका, नूह सिपिहर या नूर सिपहर, खालिक बारी या फिर खलिक बारी, किस्सा चार दरवेश, हालात ए कन्हैया, नजराना ए हिंदी, किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, तुगलकनामा इत्यादि। तो ये सभी किसकी रचनाएं हैं? अमीर खुसरो की हैं। आगे देखेंगे। खालिक बारी कोश ग्रंथ है जिसमें फारसी, अरबी, तुर्की तथा हिंदी के शब्द हैं। यह कोश ग्रंथ पर्यायवाची के रूप में है। हालात कन्हैया भक्ति परक रचना है। तो इसमें जो प्रश्न बनेगा, रचनाएं तो याद कर ही लेनी है क्योंकि रचना देकर पूछ लेगा कि ये रचना किसकी है। तो अगर हम पढ़े रहेंगे, याद रहेगा, तभी बता पाएंगे कि ये अमीर खुसरो की रचना है। दूसरा जो प्रश्न बनेगा, खालिक बारी कैसा ग्रंथ है? तो कोश ग्रंथ है। और इसमें कौन कौन सी भाषा के शब्द हैं? तो इस ग्रंथ में फारसी, अरबी, तुर्की तथा हिंदी के शब्द हैं। यह कोश ग्रंथ पर्यायवाची के रूप में है। फिर है हालात ए कन्हैया कैसी रचना है? तो भक्ति परक रचना है, ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे उपाधियों की व उपनाम। तो इनकी उपाधियां व उपनाम हैं तुर्क ए अल्लाह, तोता ए हिंद। पूरा नाम अगर इनका देखा जाए तो इनका पूरा नाम है अबुल हसन यमीनुद्दीन या फिर यामुनुद्दीन खुसरो। तो याद रखेंगे, इनका पूरा नाम परीक्षा में पूछा भी गया है ये और आगे पूछा जा सकता है। खड़ी बोली को कविता में प्रतिष्ठित करने वाले कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, साथ ही हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय कवि माने जाते हैं। तो महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से बनेगा कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो माने जाते हैं। और दूसरा जो प्रश्न बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय कवि कौन माने जाते हैं? तो वो होंगे अमीर खुसरो। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें महाकवि तथा कवियों में राजकुमार कहा है। तो जो प्रश्न बनेगा इस प्रकार बनेगा कि ऐसे कौन से आचार्य हैं या कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने अमीर खुसरो को महाकवि तथा कवियों में राजकुमार कहा है? तो ईश्वरी प्रसाद हैं। और अगर प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाए कि किसने अमीर खुसरो को महाकवि या फिर कवियों में राजकुमार कहा है? तो ईश्वरी प्रसाद ने कहा है। चलिए आगे देखेंगे। फिर है अलाउद्दीन खिलजी इन्हें तोता ए हिंद की उपाधि दी। तो प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि किसने दी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दी है। हिंदुई, हिंदोई, हिंदवी जैसे शब्दों के प्रयोगकर्ता, साथ ही इन्होंने भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग किया है। इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 सुल्तानों का शासन काल देखा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न बनेगा कि ऐसे कौन से कवि हैं, ऐसे कौन से आदिकालीन कवि हैं जिन्होंने 11 सुल्तानों का शासन काल देखा? तो वो है अमीर खुसरो। आदिकालीन कवि जिन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का भी जिक्र किया है। मुकरियां दो सुखने या दो सखुने, पहेलियां लिखने में दक्ष। इनकी पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य जनता का मनोरंजन करना था। संगीत कला में निपुण थे। मसनवी शैली को भी अपनाया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इन्हें अवधी का प्रथम कवि कहते हैं।
प्रश्न बनेगा, ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना है? तो वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जनपद, जो कि अब कासगंज के नाम से जाना जाता है, के पटियाली कस्बे में हुआ। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जनपद जो किस नाम से है? कासगंज नाम से है, ध्यान रखेंगे। जीके में भी ये पूछा जा सकता है कि एटा का नाम अब क्या है। फिर है, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य माने जाते हैं। प्रश्न ऐसे बनेगा कि अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? तो निजामुद्दीन औलिया था। ये आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो के बारे में विद्वानों के मत या कथन यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन के बारे में। इनका पहला कथन है, इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। इनका दूसरा कथन है, खुसरो ही हिंदी रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है, ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियाँ मुकरियों और दो सूखनों में मिलती हैं। यद्यपि कहीं कहीं ब्रज भाषा की भी झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा है। इनका तीसरा कथन है शुक्ल जी का, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजी का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। तो ये कुछ कथन थे, यहाँ पे 2-3 शुक्ल जी के अनुसार थे। अब देखेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का पहला कथन है, उसमें ना तो हृदय की परिस्थितियों का चित्रण है और ना कोई संदेश, यह केवल मनोरंजन की सामग्री है। पहेलियों, मुकरियों और सुखनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि की है। दूसरा कथन है, चारणकालीन रक्त रंजित इतिहास में जब पश्चिम के चारणों की डिंगल कविता उद्धृत स्वरों में गूंज रही थी और उसकी प्रतिध्वनि और भी उग्र थी, उस काल में खुसरो की विनोदपूर्ण प्रकृति हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महान निधि है। अब देखेंगे अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों के बारे में। बाला था जब सबको भाया, बढ़ा हुआ कुछ काम न आया। ये पहेली है, ये पंक्ति है अमीर खुसरो की। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। आप ही लोग बताइए कि अगर कोई सेज पे सो रहा है तो वो अमीर ही व्यक्ति होगा ना, अमीर व्यक्ति ही जो है सेज पे सोएगा। हालांकि बस ये जो है जोड़ने के लिए है, ऐसा है नहीं, ये इसको कनेक्ट करने के लिए है। ये पंक्ति है अमीर खुसरो की। अगली पंक्ति है, चू मन तूतिये हिंदम अर रास्त पुरसी। ये तो देख के ही लग रहा है कि खुसरो की है, क्योंकि तूतिये हिंद इन्हीं को कहा गया था। और किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। मुल्के दिल कर दी खरावज तीरे नाजा। फिर है, जे हाल मिस की मुकुन तगाकुल दुराए नैना बनाए बतिया। ये भी पंक्ति है खुसरो की। अगली पंक्ति देखेंगे, चकवा चकवी दो जने इन मत मारो कोय। फिर है, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। अगली पंक्ति है, उज्ज्वल बरन अधीन तन एक चित दो ध्यान। फिर है, चाम मास वाके नहीने का, हाड़ हाड़ में वाके छेद। फिर है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, काहे को ब्याहे परदेश सुन बाबुल मोरे। तो अगर किसी का विवाह होता है, परदेश में जाके वो रहने लगता है, तो वो कोई अमीर ही व्यक्ति रहेगा ना जो आ पाएगा बीच बीच में, नहीं तो जो बेचारा गरीब होगा वो कैसे पहुंचा रहेगा, तो वो तो शिकायत करेगा ही।
कि मुझे क्यों ब्याह दिया आपने परदेस। तो इस प्रकार से याद कर लेंगे। अगली पंक्ति है, मैंने एक बूंद चखी है और पाया कि घाटियों में खोया। तो ये कुछ पंक्तियां थी अमीर खुसरो जी की, और इसको जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोय। बच्चन सिंह इसे खुसरो की पंक्ति नहीं मानते हैं। तो जो इससे प्रश्न बन सकता है वो इस प्रकार बनेगा कि ऐसी कौन सी पंक्ति है अमीर खुसरो की जिसे बच्चन सिंह खुसरो की पंक्ति नहीं मानते हैं। तो ऊपर अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें से 3 पंक्ति दे दी जाएगी और 1 पंक्ति ए भी दे दी जाएगी। तो हमारा उत्तर यही वाला पंक्ति जो रहेगा वही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आदिकालीन गद्य साहित्य की रचनाएं व कवि। सबसे पहले है राउल वेल। रचना कौन सी है? राउल वेल है। और किसकी रचना है? रोड़ा कवि की है। राउल वेल के रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि है। और जो राउल वेल है ये प्रेम पर आधारित है। हिंदी में नखशिख परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है। शिलांकित रचना जो चंपू काव्य अर्थात गद्य पद्य मिश्रित है। इसका एक अन्य नाम राजकुल विलास भी है। रामचंद्र तिवारी के अनुसार इसका गद्य लोक भाषा मिश्रित है। इसकी भाषा मूलतः मध्य देशीय अपभ्रंश है। इसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख का वर्णन मिलता है। यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हुई। तो इसमें से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से बन सकते हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि राउल वेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की है। राउल वेल किस पर आधारित है? तो प्रेम पर आधारित है। फिर है, हिंदी में नखशिख परंपरा की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो रोड़ा कवि कृत राउल वेल को माना जाता है। शिलांकित रचना है। और कैसा काव्य है? राउल वेल कैसा काव्य है? तो चंपू काव्य है। फिर प्रश्न बनेगा कि राउल वेल का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है राजकुल विलास। फिर पूछेगा कि ऐसे कौन से विद्वान हैं जिनके अनुसार इसका अर्थात राउल वेल का गद्य लोक भाषा मिश्रित है? तो इसको माना है रामचंद्र तिवारी जी ने। और इसमें जो इसका वर्ण विषय क्या है? तो इसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख का वर्णन मिलता है। और प्रश्न फिर ये बनेगा जो इसमें कि राउल वेल कहाँ से प्रकाशित हुई? तो यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हुई। इतने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अगली रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। दामोदर शर्मा कृत व्याकरण ग्रंथ है। दामोदर शर्मा इसे अपभ्रंश भाषा की कृति मानते हैं, जबकि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इसकी भाषा को प्राचीन कोसली अर्थात अवधि मानते हैं। दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। तो अब देख लेते हैं इससे बनने वाले प्रश्नों के बारे में। प्रश्न बनेगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका ग्रंथ है? दामोदर शर्मा का है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ कैसा है? तो व्याकरण ग्रंथ है। फिर है, दामोदर शर्मा इसे अर्थात उक्ति व्यक्ति प्रकरण को किस भाषा की कृति मानते हैं? अपभ्रंश भाषा की मानते हैं। और डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को क्या मानते हैं? तो प्राचीन कोसली या अवधि मानते हैं। अगला प्रश्न जो बनेगा, दामोदर शर्मा किसके सभा पंडित थे? महाराजा गोविंद चंद्र के थे। इतना प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आगे है वर्ण रत्नाकर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत विश्वकोशात्मक रचना है। इसे मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है। यह मैथिली हिंदी गद्य रचना है। इसमें 8 कल्लोल हैं। इसका संपादन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी तथा पंडित बबुआ मिश्र ने किया। तो चलिए देख लेते हैं इससे बनने वाले प्रश्नों को। इस प्रकार हमारी पढ़ाई भी हो जाएगी और प्रश्नोत्तरी भी हो जाएगी कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। और एक ऐसी रचना मानी जाती है, विश्वकोशात्मक रचना मानी जाती है।
फिर पूछेगा कि ऐसी कौन सी रचना है जिसे मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है? वर्ण रत्नाकर को। वर्ण रत्नाकर कैसी रचना है? तो यह मैथिली हिंदी गद्य रचना है। इसमें अगर पूछेगा कि वर्ण रत्नाकर में कल्लोल कितने हैं? 8 कल्लोल हैं। फिर पूछेगा कि संपादन इसका किसने किया है? तो सुनीति कुमार चटर्जी तथा पंडित बबुआ मिश्र ने किया है। अगली रचना है कुवलय माला कथा। कुवलय माला कथा उद्योतन सूरी की रचना है। रचना काल 9वीं शताब्दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं सदी की कुवलय माला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोलचाल की तत्काल प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं। तो कुवलय माला किसकी रचना है? उद्योतन सूरी की है। तो यहाँ पे आया है माला, यहाँ पर है तन, तो माला कहाँ ग्रहण की जाती है? तन में ग्रहण की जाती है। तो कुवलय माला कथा उद्योतन सूरी की है और रचना काल इसका क्या है? 9वीं शताब्दी है। आगे देखेंगे ढोला मारूरा दूहा। अगली रचना है ढोला मारूरा दूहा। इसका मूल कवि कल्लोल को माना जाता है। 17वीं शताब्दी में कुशल राय ने इसमें कुछ चौपाइयों को जोड़कर विस्तार किया। तो प्रश्न कैसे बनेगा? ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है? तो ऐसे तो बोला जाता है कि कुशल राय का है, लेकिन जब पूछा जाए कि इसका मूल कवि किसे माना जाता है तो कवि कल्लोल को माना जाता है। यह प्रेम परक रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दूहा के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी कहा है। महत्वपूर्ण कथन है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने ढोला मारूरा दूहा के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी कहा है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसमें ढोला व मारवाड़ी की प्रेम कथा है, अर्थात इसमें नायक ढोला है और नायिका मारवाड़ी है। ढोला के पिता का नाम राजा नल है। सूर्यमल्ल पारीक, श्री राम सिंह और नरोत्तम स्वामी ने इसका संपादन किया है। इसे 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य माना जाता है। अगली रचना है बसंत विलास। वसंत विलास जैनेतर फागु काव्य है। इसके रचनाकार अज्ञात हैं। फिर है प्राकृत पैंगलम। यह संग्रह ग्रंथ है जिसमें बब्बर, विद्याधर, जज्जल तथा शारंगधर की रचनाएं संग्रहित हैं। इसकी भाषा पुरानी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी तथा मैथिली का मिश्रण है। वंशीधर ने प्राकृत पैंगलम पर टीका लिखी है। तो प्राकृत पैंगलम है किसकी? लक्ष्मीधर की है। और प्राकृत पैंगलम पर टीका किसने लिखी है? तो वो लिखी है वंशीधर ने। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे आदिकाल से संबंधित परीक्षोपयोगी तथ्य के बारे में। सबसे पहले है रचनाएं, रचनाकार। ग्रंथराज गाडड़ गोपीनाथ रो कहियो। तो गोपीनाथ रचनाकार हैं गोपीनाथ। अगली रचना है ढोला मारवाड़ी चौपाई। ये हर राज की रचना है। माधवानल प्रबंध दोग्धबंध गणपति कवि की है। अप संबोह कव रैधुगी है। फिर है जिड़ दत्तचर्यु अगवय रयड़ पय्य। यह है लाखू की रचना। फिर है पासड़ाह चर्यु, सुकुमाल चर्यु, भविष्यत चर्यु। ये तीनों ही रचनाएं श्रीधर की हैं। फिर है चरचरी, जिनदत्त सूरी की है। सूरी रेवंत गिरिरास विजयसेन की है। सुलोचना चर्यु देवसेन गढ़ी की रचना है। तो सर्दी इतनी हो गई है कि आवाज भी सही से नहीं आ रही। वीडियो मैंने एक बार बना ली थी, लेकिन पता नहीं कैसे फिर से डिलीट हो गई। समझ में नहीं आया, अपलोड करने से पहले ही डिलीट हो गई। तो इसमें दोहरी मेहनत हो गई, इसीलिए दोबारा पढ़ने का सही से मन भी नहीं हो रहा। अगली रचना है
पासडाह चर्यु पद्म कीर्ति की है। काल स्वरूप कुलक जिन दत्त सूरी की है। करकंड चर्यु कनकामर मुनि की है। मदन शतक दाम की। चंद कुंवर रीवात प्रताप सिंह की है। राजा रिसाल रीवात चारण कवि नरबदो की है। फिर है बैताल पचीसी शिवदास की रचना है। त्रिया विनोद मुरली की है। चंदन मलिया भद्रसेन की है। मैना सत साधन कवि की रचना है। पंच सहेली रादुहा छीहल की रचना है। हीर रांझा दामोदर की रचना है। फिर है हीर रांझा एक गुरुदास व मुकबिल की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को माना है। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। पार्श्वनाथ चरित्र तथा निर्भय भीम व्यायोग के लेखक क्रमशः वादिराज तथा रामचंद्र सूरी हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है? पार्श्वनाथ चरित्र किसकी रचना है? तो वादिराज की है। निर्भय भीम या व्यायोग किसकी रचना है? रामचंद्र सूरी की है। अब देखेंगे आदिकालीन प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों के बारे में। सबसे पहले है चंद बरदाई की पंक्तियां। खट भाषा पुराणम च कुराणंग कथित मया। नको हार नको जीत रहे ना रहे सूरबरा। भजजुआनी आवाज आए सहाबदीन सुर। अगली पंक्ति है नगर निकट जब जाने जाए बरबिंद उभय पंथ दिल्ली सुपति। अगली पंक्ति है इनकी मनहु कला ससिभान कला 1600 बन्नी है। पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जन नृप काज। तो इनकी जो पंक्तियां हैं इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है दोनों पंक्तियां मनहु कला ससिभान कला और पुस्तक जल्हड़ हथ दे। ये दोनों ही पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी। फिर है शारंगधर। चलिए वीर हमीर पाव भर मेड़ कंपई। अब्दुल रहमान की पंक्ति है पच्चाए सिपहुओ पुव्व प्रसिद्ध होया मिछ दे शोथी। नरपति नाल की पंक्ति है अस्त्रीय जन्म काई दीधौ महेश। अंजड़ी काई न सिर जी करतार। अगली पंक्ति है आगी लागी घर जरी गे अति सुख कीन। तिखा तुरियन मड़िया घोरी गली न लगू। 1272 मंझारी। ये सभी पंक्तियां जो है नरपति नाल की हैं। आगे देखेंगे आदिकाल की देन। चरित काव्य लेखन जैन कवियों की देन है। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ। व्याकरण छंद शास्त्र कोश ग्रंथों की परंपरा। हिंदी के शब्द भंडार में वृद्धि। गीति काव्य की परंपरा। सामाजिक समरसता का भाव व गुरु की महत्ता। रहस्यवाद का बीजारोपण। वीर रसात्मक रचनाओं की परंपरा। भक्ति परंपरा। आगे है श्रृंगारिकता की परंपरा। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश। चंपू काव्य परंपरा। महाकाव्य खंड काव्य व गद्यात्मक कृतियों की परंपरा। सूफी काव्य का बीजारोपण। तो ये सभी किसकी देन थी? आदिकाल की देन थी। तो आज यहाँ पर हमारा आदिकाल समाप्त हो रहा है। आशा करती हूँ आप लोगों को आदिकाल पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो 1 से 2 बार पढ़ेंगे, खुद से 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। कल से हम हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग में प्रवेश करेंगे अर्थात भक्ति काल। तो कल से हमारा भक्ति काल शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। सभी लोग स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, नमस्कार।